हिंदुस्तान की सबसे लंबी टनल में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस टनल में इतिहास रचा गया है। हिमालयन जियोलॉजी में ये पहला सफल परीक्षण हुआ है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जिस पड़ाव पे आज हम खड़े हैं वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस लिहाज से क्योंकि ये देश की, भारत की सबसे लंबी टनल है, 14.57 किलोमीटर, और इस टनल में इतिहास रचा गया है। यहां पर टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है और कई ऐतिहासिक महत्व इस टनल के साथ जुड़ गए हैं। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड इस टनल के साथ जुड़ गए हैं। और किस तरह से, यानी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन बनाते समय दो तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, एक टीबीएम का, एक एनएटीएम का। लेकिन इस टनल को, यानी इस 14.57 किलोमीटर की टनल को बनाने के लिए इन दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब कई सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। यहां 2 टीबीएम का इस्तेमाल किया गया है। आखिर उन टीबीएम का नाम शिव और शक्ति क्यों रखा गया है? दुनिया के कौन से बड़े विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं? क्यों यह दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल कहलाई जा रही है? और आने वाले समय में कैसे देवप्रयाग से जनासू तक का सफर बहुत आसान होने वाला है? ये सारे सवालों के जवाब देवभूमि डायलॉग के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। और अब हम भारत देश की सबसे लंबी टनल पे प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, इस प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे उत्तराखंडी भाई संतोष शर्मा जी अदा कर रहे हैं, जो देवप्रयाग के ही रहने वाले हैं। और सबसे खुशी की बात यह है, जिस माइग्रेशन को लेकर हम अमूमन चर्चा में रहते हैं, वो हमारे ऐसे भाई हैं उत्तराखंडी भाई जो रिवर्स माइग्रेशन करके इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। और ये बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो आप देवप्रयाग से हैं, ये अलग अनुभूति होती होगी। धन्यवाद सर। यस, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में मुझे मौका मिला काम करने का, और अच्छे विशेषज्ञों की सलाह लेते हुए हमने इसको सफल परीक्षण किया है, शक्ति का, टीबीएम का। इसमें हमने दोनों तकनीक, जैसा कि आपने बताया, दोनों तकनीक का इस्तेमाल किया है। एक छोर से हम एनएटीएम तकनीक से चले हैं और दूसरे छोर से हम टीबीएम तकनीक से चले हैं। तो दोनों का जो ब्रेक थ्रू हुआ अभी रिसेंटली 16 अप्रैल को, वो दोनों तकनीक को एक साथ में विशेषज्ञों की, योग्य विशेषज्ञों की, देश के इंजीनियर, विदेशों से भी योग्य विशेषज्ञों को बुला करके इस काम को हमने सफल परीक्षण किया। और हिमालयन टेरेन में इस जियोलॉजी के साथ में ये पहला सफल परीक्षण है कि हम भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बना पाए। क्या बात है। और आने वाले समय में जैसे जैसे हम प्रवेश करेंगे, कई महत्वपूर्ण बातें जो इस टनल के दौरान, जिस टनल की ड्रिलिंग के दौरान सामने आई है, वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए चलते हैं इस सफर में। और मैं यकीन से कह सकता हूं, ये ऐतिहासिक सफर है। ये सफर ऐसा है जो पहाड़ को उम्मीद देता है। ये ऐसा सफर है जो आने वाले समय में, जो हमारे बॉर्डर एरियाज है, जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की ये रेल है, कई महत्वपूर्ण बातें इससे जुड़ी हुई हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं इस सफरनामे में। हिंदुस्तान की सबसे लंबी टनल में इस वक्त हम मौजूद हैं। 14.57 किलोमीटर की ये जो टनल है, ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बीच में है, देवप्रयाग से जनासू के बीच में। और कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे शक्ति टीबीएम के पास। शक्ति टीबीएम की खूबियां क्या है ये आपको बताएंगे। एक तरह की ये बड़ी खूंखार मशीन है जो बड़ी आसानी से पहाड़ों को काटकर सुरंग बना देती है। तो आज जानेंगे इस टीबीएम मशीन की खासियत और क्या कुछ खास तरीके से ये काम करते आगे चली जाती है। देश की सबसे लंबी टनल 14.57 किलोमीटर की देवप्रयाग से जनासू तक की ये जो टनल है, हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां भी कुछ ही दिन पहले जो ब्रेक थ्रू हुआ था, वो ये टीबीएम मशीन मेरे ठीक पीछे खड़ी है, जिसको नाम दिया गया शक्ति। और बहुत महत्वपूर्ण जाना है कि इसमें कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। हमारे लिए ये भी जानना, हमारे लिए ये भी जिज्ञासा का विषय है हमारे दर्शकों का कि टीबीएम काम कैसे करती है। और फर्स्ट टाइम हिमालयन जियोलॉजी में टीबीएम का ये एक सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू भी हुआ है। सो संतोष कुमार शर्मा साहब मुझे बताएंगे कि सबसे पहले तो हर कोई यही जानना चाहता है, ये टीबीएम काम कैसे करती है? इसका टोटली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल
रोटेशन के पर डिपेंड करता है। विशेषज्ञ पहले जांच और परीक्षण करते हैं, भूगर्भीय परीक्षण करने के बाद फिर ये डिसाइड किया जाता है कि कब हम इसमें कितने पार्ट को हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग या NATM के थ्रू करेंगे, कितने पार्ट, ये डिजाइन स्टेज का काम होता है। तो इसमें ये चुना गया कि 10.57 में हमारा भूगर्भीय हमारे फेवरेबल है जियोलॉजी, तो इसलिए इसमें 10.57 किलोमीटर में केवल TBM यूज किया जाएगा और बाकी 4.1 किलोमीटर में NATM से यूज किया जाएगा। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी ये प्रयोग किया जा रहा है या ये कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है, पूरे सुरक्षा के मानकों के साथ में भी देखा जाता है और गुणवत्ता, विशेष तौर पे गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। तो टोटली ये सिस्टम सारा जर्मनी से आयातित है और हिमालयन जियोलॉजी में ये पहला सफल परीक्षण हुआ है। और एक और मैं बात जानना चाहता हूँ, थोड़ा TBM की लंबाई और कैसे ये काम करती है। हमने मतलब एक आसान शब्दों में सुना है कि अगर रॉक्स फेवरेबल हों तो ये जो टेक्निक है वो ज़्यादा आसान है ड्रिलिंग के लिए। एक्चुअली TBM टेक्निक में हमको जो कंस्ट्रक्शन कार्य की, निर्माण कार्य की जो प्रगति है वो जस्ट 5 गुना मिलती है। अगर हम NATM ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मेथड यूज करते हैं तो हम 4 मीटर प्रतिदिन तक पहुंच अपनी टनल को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें हमको लगभग 20 से 25 मीटर प्रतिदिन भी कर सकते हैं। और हमने इस हिमालयन जियोलॉजी में शक्ति के साथ में एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जो 555 मीटर 555 मीटर एक महीने में हमने इससे खुदाई करके दिखाई है। तो ये भी एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब ये आगे, मैंने सुना है कि जब ये आगे बढ़ती जाती है तो ये जो फिनिशिंग है वो भी साथ साथ करते जाती है। जी, इसमें TBM टनलिंग में सारा सपोर्टिंग वर्क पीछे से सेगमेंट, प्रीकास्ट सेगमेंट कास्टिंग होती है और इसमें ऐसा अरेंजमेंट्स होते हैं, मैकेनिकल अरेंजमेंट्स, जो उसको इरेक्ट करते हुए जानते हैं। मतलब इसमें हमको प्रगति के साथ साथ पूरी टनल कंप्लीट होते हुए आती है। उसके बाद उसमें कुछ जैसे बैकफिल ग्राउटिंग वगैरह करना वही शेष रहता है, अदरवाइज हमें पीछे उसके बाद पूरा सपोर्ट दोबारा नहीं देखना पड़ता है। NATM में हमको प्राथमिक ये सपोर्ट करने के बाद फिर दोबारा फाइनल लाइनिंग एक प्रोसेस होता है जो टाइम टेकिंग जॉब होता है। यहाँ पर हाइट में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, इसका क्या कारण है? ये जो इसका शक्ति को जब यहाँ पे आगे स्लाइड करके लाया जाएगा तो इसका डिसमेंटलिंग इसी पार्ट में किया जाएगा। तो उसमें क्रेन की एबिलिटी, क्रेन का साइज बहुत बड़ा साइज है, इसको लगभग 200 टन के पार्ट डिसमेंटलिंग करके निकलेंगे। उसके कैपेसिटी के हिसाब से, क्रेन को डिज़ाइन करने के हिसाब से इस कैवरान को पूरा बड़ा किया जाए। इसकी हाइट 19 मीटर है और ऐसे में विड्थ वाइज 18 मीटर है अप्रॉक्स, और 30 मीटर के इस पार्ट को पूरा यहाँ पे डिसमेंटल किया जाएगा और पार्ट वाइज यहाँ से फिर बाहर भेजा जाएगा। उसके उपरांत इसके पूरा फाइनल लाइनिंग का शेप दिया जाएगा। तो मैं कहूँगा कि देवप्रयाग से जनासू तक ये सबसे बड़ी टनल है और ट्रेन यहीं से होके गुजरेगी। सबसे बड़ी बात तो यही है। जी जी जी, ट्रेन यहीं से होके, इसको हमने नाम दिया है अपलाइन और डाउन लाइन जो होता है। वैसे दोनों से ही हम मूवमेंट करेंगे, लेकिन मेन टनल यही रहेगी। इसमें सिंगल ट्रैक बिछाया जाएगा और ये यहाँ से होते देवप्रयाग से जनासू तक, जनासू में जो जाल्ड है वहाँ से होते हैं एक ब्रिज को क्रॉस करके लक्ष्मली पहुँचेगी। और ये इकलौती ऐसी टनल है जहाँ पर TBM का इस्तेमाल हुआ है। जी, अभी तक हिमालयन जोन में और रेलवे RVNL के इस पूरे परियोजना में, ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना में, केवल इसी पैकेज में पहली बार TBM का परीक्षण, ये प्रयोग किया गया है और ये सफल रहा है। तो आप थोड़ा अपना अनुभव बताइए ना, क्योंकि यहाँ का होने और वो भी लोकल बॉय होने के नाते ये कितना प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट तो है ही है, आपके लिए कितना अच्छा अनुभव था? नहीं, हम सभी के लिए, राज्य हेतु भी और राष्ट्र के विकास हेतु भी प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट तो है ही, और आने वाले समय में आर्थिक, सामाजिक और सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये परियोजना मील का पत्थर साबित होने वाली है। चलिए, बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत आभार। आप सबको, दोनों भाइयों का भी बहुत आभार। तो आपने देखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सामाजिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से ये रेल परियोजना मील का पत्थर साबित होगी, एक गेम चेंजर होगी। और वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसा कि कहा गया कि ये पहला प्रयोग है, सफल प्रयोग है, क्योंकि ये यंग माउंटेन है। यंग माउंटेन में बहुत स्टडी के साथ, बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत प्रिकॉशन के साथ आप टनलिंग करते हैं। तो वो जो एक दौर में हम कहते थे ना कि पहाड़ में कभी ट्रेन दिखे तो लोग शहरों की तरफ आते थे कि सिर्फ ट्रेन के दर्शन करने, वो सपना जल्द ही साकार होने वाला है। और ये हमारे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण मौका है, मैं कहूँगा हिस्टोरिकल मौका है
कि जिस जगह पे टीबीएम ने ब्रेक थ्रू किया है, देवभूमि डायलॉग उस जगह से रिपोर्टिंग कर रहा है। और इस पूरी टनल को देखने के बाद ये विश्वास हुआ कि कितनी मेहनत के साथ इस काम को किया होगा। एक और बात संतोष जी, हम मॉनिटर कैसे करते हैं, मतलब टीबीएम को मॉनिटर कैसे किया जाता है? टीबीएम मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पर स्क्रीन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं और ऑपरेटर का एक अलग केबिन है। वहाँ पे सारे विशेषज्ञ, टीबीएम के विशेषज्ञ भी, जियोलॉजी के विशेषज्ञ भी वहाँ पर बैठकर डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बेस पे ही उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आगे आपको क्या फॉलो करना है। इसी तरह से एनएटीएम में भी हम इंस्ट्रूमेंटेशन, आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन लगे हुए हैं, इनकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बेस पे ही हम आगे का डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा सपोर्ट लेना है और क्या डिज़ाइन करना है। तो मेन इसमें यही है कि जियोलॉजी के हिसाब से ही हम एनएटीएम हो या टीबीएम में भी हम प्रोबिंग करते हैं। मीन्स उसमें परीक्षण के लिए रॉक होल मारते हैं, फिर उसके डाटा सैंपल लेते हैं, फिर उसका कलेक्शन करके हम आगे की रणनीति तैयार करते हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है सुरक्षा के साथ में और प्रगति के साथ। क्या बात है, सुरक्षा और प्रगति को साथ साथ लेकर चला जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँगा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना की जो सबसे ख़ास बात ये है कि 125 किलोमीटर की जो टनल है उसका 80 to 85% जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसका 85% आपके टनल से होकर गुजरेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज था जिसे साइंटिस्टों ने, जियोलॉजिस्ट ने, इंजीनियर्स ने और वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट ने ये साबित कर दिखाया है कि अगर आप चाहें तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। और ये प्रोजेक्ट उसका एक जीता जागता उदाहरण है।